प्रिय विद्यार्थियों, आज का यह शिक्षण शास्त्री प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए समर्पित है। आज सुप्रसिद्ध नाटककार जयशंकर प्रसाद का ध्रुव स्वामिनी नाटक आपके कोर्स में रखा गया है। उस नाटक की संक्षिप्त जो कथा है उस पर ध्यान केंद्रित कर जो नाटक का प्रमुख पात्र चंद्रगुप्त है, जो नायक है इस नाटक का, उसके चरित्र चित्रण पर भी विवेचन करने का प्रयास करूंगा। जयशंकर प्रसाद जी ने इस नाटक की रचना सन 1933 में की थी। 33 में ही इसका प्रकाशन हो गया था। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद जी की एक महानतम एवं महत्वपूर्ण अनुपम नाट्य कृति है। इसकी कथावस्तु अति यथार्थपूर्ण एवं प्रभावशाली है। इसके कथोपकथन विशेषताओं से भरपूर है। इसकी कथा इस प्रकार है। महाराजा समुद्रगुप्त के दो पुत्र थे। बड़ा पुत्र रामगुप्त था एवं छोटा पुत्र चंद्रगुप्त था। चंद्रगुप्त रामगुप्त से कहीं ज़्यादा शौर्यवान एवं प्रतिभाशाली थे। इसलिए चंद्रगुप्त को इनके पिता युवराज बनाना चाहते थे, परंतु पिता की असामयिक मृत्यु से उनके सामने ऐसा संभव नहीं हो सका। मंत्री शिखर स्वामी षड्यंत्र करके रामगुप्त को राज सिंहासन पर बैठाल देता है। अपने अग्रज के लिए चंद्रगुप्त सारे सुख वैभव का त्याग कर देता है। उस समय की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी ध्रुव स्वामिनी के साथ रामगुप्त का विवाह संस्कार संपन्न होता है। रामगुप्त बहुत ही भोग विलासी, कायर एवं कुल कलंकी राजा के रूप में स्थापित था। उस समय शकों का आक्रमण देश पर हो चुका था और रामगुप्त भोग विलास में लिप्त था। सकराज से संधि समझौता के अंतर्गत वह अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को भी दांव पर लगा देता है। अर्थात उसने ध्रुव स्वामिनी को सकराज के हाथ सौंपने के लिए तैयार हो जाता है और अपने आप को निश्चिंत कर लेता है। मंत्री के संकेत पर रामगुप्त गलत रास्ता पहले से ही पकड़े हुए था और धीरे धीरे उसका जीवन बर्बाद होने लगता है। रामगुप्त के व्यवहार से ध्रुव स्वामिनी बहुत ही क्षुब्ध हो जाती है। पति की अकर्मण्यता को देखकर उसका हृदय द्रवित हो जाता है। अंततः वह आत्महत्या करने की ठान लेती है। आत्महत्या करने के लिए उद्यत होती है। तभी चंद्रगुप्त स्थिति को नियंत्रण के अधीन कर ध्रुव स्वामिनी की रक्षा करता है और सकराज की आशा पर पानी फेर देता है। चंद्रगुप्त ने देखा कि गुप्त वंश का यश धूमिल हो गया है, तो तत्काल स्त्री के वेश में ध्रुव स्वामिनी के साथ सकराज के पास जाता है। दोनों वेशभूषा में एक जैसे हैं। ध्रुव स्वामिनी एवं सकराज दोनों एक से लगते हैं। सकराज को संदेह हुआ कि वास्तव में ध्रुव स्वामिनी कौन है। चंद्रगुप्त अपने वास्तविक स्वरूप में आकर सकराज से युद्ध के लिए उसको चैलेंज करता है और युद्ध में सकराज मारा जाता है।
इस प्रकार ध्रुव स्वामिनी की अस्मिता की रक्षा होती है और अंत में सामान्य वर्ग ने रामगुप्त का विरोध किया और रामगुप्त की भी हत्या हो जाती है। यह नाटक 3 अंकों में विभाजित है। बहुत ही संक्षिप्त नाटक है। पुरोहितों की शास्त्र सम्मति एवं अनुष्ठान संपन्न कर विधवा ध्रुव स्वामिनी का पुनर्विवाह चंद्रगुप्त के साथ संपन्न होता है और ये दोनों राजकाज संभालने लगते हैं। ध्रुव स्वामिनी चूँकि इस नाटक की नायिका है, यह नाटक पूर्णतः ऐतिहासिक है और इस नाटक को रंगारंग कल्पनाओं से भर दिया गया है। यह नाटक भारतीय संस्कृति की धरोहर है। यहाँ असत्य पर सत्य की विजय को दिग्दर्शित किया गया है। देश सेवा की भावना एवं नारी जाति की सम्मान की दुहाई दी गई है। सामाजिक रूढ़िवाद के विरुद्ध इस नाटक में स्त्री जाति का सशक्तिकरण किया गया है। आधुनिक समाज के हितार्थ शौर्यवान शासक की आवश्यकता है। नपुंसक एवं भोग विलास में लिप्त शासक देश को डुबो देता है। ध्रुव स्वामिनी नाटक की कथा मिश्रित है। इसमें ऐतिहासिक वृतांत एवं उपलब्धि विद्यमान है। यह नाटक ऐतिहासिक एवं कल्पना से संबंधित प्रधान है। इसमें इतिहास और कल्पना का गहरा संबंध भी देखने को मिलता है। इस नाटक का जो प्रमुख चरित्र है, नारी के रूप में ध्रुव स्वामिनी नायिका है। नायक के रूप में चंद्रगुप्त इस नाटक का नायक है। आज हम चंद्रगुप्त के चरित्र चित्रण पर प्रकाश डालने का भी प्रयास करेंगे, विवेचन करेंगे। ध्रुव स्वामिनी नाटक के प्रमुख नायक चंद्रगुप्त हैं। यूँ तो यह नाटक नायिका प्रधान नाटक है। मौलिक दृष्टिकोण से एवं शास्त्र सम्मत विचारधारा के आधार पर चंद्रगुप्त ही प्रमुख नायक कहलाने का अधिकारी है। ध्रुव स्वामिनी नाटक की नायिका ध्रुव स्वामिनी का केंद्रीकरण किया गया है, जिसके इर्द गिर्द चंद्रगुप्त की गतिविधियां साकार हो उठती हैं। चंद्रगुप्त का व्यक्तित्व बड़ा ही आकर्षक एवं सुंदर है। खोया हुआ राज सिंहासन प्राप्त कर वह अपने आप को धन्य मानता है। उससे छीन ली गई उसकी वाग्दत्ता पत्नी ध्रुव स्वामिनी की प्राप्ति से उसकी मनोदशा सुदृढ़ एवं सबल हो जाती है, जिससे वह अपने आप को सफल मानता है। चंद्रगुप्त की सुंदरता अति मनोरम है, जो सकराज को भी फेरे में डाल देता है। देश की एकता एवं अखंडता के लिए चंद्रगुप्त स्वयं कमर कस लेता है और दुश्मनों को मार गिराता है। चंद्रगुप्त अपने बड़े भाई का सम्मान करते हुए पिता की मृत्यु के बाद उसे ही राज सिंहासन का अधिकारी बनाता है, जो उसकी चारित्रिक विशिष्टता का एवं चारित्रिक गुणों का परिचायक है। वह नहीं चाहता था कि बड़े भाई का वह विरोधी बने। रामगुप्त एवं शिखर स्वामी के षड्यंत्र को चंद्रगुप्त आसानी से खत्म कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। रामगुप्त की विलासिता भरी जीवन लीला से देश की समस्त व्यवस्था जर्जर हो गई थी। चंद्रगुप्त यह सब देखता रहा। उसने दखल अंदाजी करना उचित नहीं समझा कि कहीं प्रजा उसके विरोधी या राजा बनने का अधिकारी न समझे। नारी के वेश में वह सकराज के शिविर में प्रवेश कर उसका वध कर देता है और दुर्ग पर अधिकार सुरक्षित कर लेता है। जैसा कि चंद्रगुप्त अपने पिता द्वारा घोषित ध्रुव स्वामिनी का पति था, कुल की मर्यादा के लिए उसने ध्रुव स्वामिनी और राजपाट का त्याग किया था। जब देश में अराजकता फैल गई, ऐसी स्थिति को नियंत्रण करने के लिए चंद्रगुप्त ने कमान को संभाला और उसके सामंतों ने
रामगुप्त का वध कर दिया। इसके उपरांत शास्त्रोक्त विधि से विधवा ध्रुवस्वामिनी का पुनर्विवाह चंद्रगुप्त के साथ संपन्न हुआ। इसका मतलब है कि उन्होंने शास्त्र के साथ चलने का प्रयास किया, शास्त्रोक्त को अपने जीवन का आधार बनाया। इस प्रकार चंद्रगुप्त का जीवन काल संघर्षमय था। वह बड़ा ही धैर्यवान एवं विनयी सर्वभाव का था। उसने अपने जीवन को सदैव मर्यादित रखा और जनता के सुख समृद्धि के लिए सदैव सचेष्ट रहा। चंद्रगुप्त में प्रेरक शक्ति की भरमार थी। वह एक आदर्श प्रेमी एवं मर्यादा का भरपूर पोषक था। वह वास्तव में शौर्यवीरता की मूर्ति था, जो सकराज को ललकारते हुए उसका वध किया। उसके आकर्षक व्यक्तित्व के कारण ध्रुवस्वामिनी उसकी प्रेम दीवानी थी। चंद्रगुप्त में कर्तव्य परायणता जैसे गुण कूट कूट कर भरे हुए थे। शक शिविर पर आधिपत्य कर लेने के बाद यदि वह चाहता तो शासन व्यवस्था को अपने हाथों में ले लेता और रामगुप्त को वहाँ से बेदखल कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया तथा धैर्य से काम लिया। चंद्रगुप्त के चरित्र से यह चित्रित हो जाता है कि वह उच्च कुल का जन्मा है। उसने अपने जीवन के हर क्षेत्र में नैतिकता का सहारा लिया था। चंद्रगुप्त का चरित्र भारतीय इतिहास की विरासत है। उसकी महानता अनुकरणीय है। वह मर्यादा के बोझ तले मगध देश का समुचित विकास उसने किया। निश्चित रूप से उसका चरित्र चित्रण प्रशंसनीय है। आज इस चर्चा का यहीं पर समापन होता है। कल दूसरे विषय पर बात करेंगे।